वेलकम टू माय चैनल एग्जाम सहपाठी। और आज के वीडियो में हम जूनियर हाई स्कूल की भर्तियों से रिलेटेड सिलेबस को शुरू करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग इतिहास से शुरू कर रहे हैं। तो आइए, जो पहला पॉइंट है हमारे सिलेबस का, इतिहास जानने का स्रोत, उससे हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इतिहास, सबसे पहले तो जाने इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास है बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन। उसके बाद इतिहास हमें मानव की संस्कृति, उनके धर्म और उनकी सामाजिक व्यवस्था को जानने में और समझने में सहायता करता है। ये बातें आप लोगों को पता होंगी इतिहास के बारे में। इतिहास वर्तमान, अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि हम उन बातों का अनुसरण कैसे करें जिनमें समरसता और शांति को बढ़ावा मिल सके। ठीक है। तो इसके बाद इतिहास की ये नॉर्मल जानकारी थी जो हम लोगों को सबको पता होती है। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। बेसिकली एकदम बेसिक सिलेबस है, जो कि हमारे क्लास 6 से 8 के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगी। और बिल्कुल यही सारी चीज़ें इस तरह से इसमें हम पढ़ सकते हैं। तो इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में, अतीत को 3 भागों में बांटा है। तो वो कौन सा है? पहला तो है आपका पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इनका अंतर समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनके अंतर से ही क्वेश्चन आएंगे। तो पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल क्या है? हमारी बुक के अनुसार उस समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी। ठीक है। प्राक ऐतिहासिक काल उसको कहेंगे जिस समय के लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी। उस समय जो है कोई कुछ भी जो है लिख के नहीं बताया जाता था इतिहास के बारे में। आद्य ऐतिहासिक काल वह समय है जिसमें लिखित साक्ष्य तो हैं, किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता। अब इस काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में, चीज़ें लिखी तो गई पर उसे कोई पढ़ नहीं सका। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल वो है जिस समय लिखित सामग्री की जानकारी मिलती है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, तो उसको ऐतिहासिक काल नाम दिया गया। ओके। तो आगे आगे देखेंगे इसमें। ये तीनों अंतर आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। प्राचीन काल में जो लोग लिखना नहीं जानते थे, उन लोगों के जीवन के विषय में जानकारी कैसे मिलेगी? उनके जीवन के विषय में जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं, जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों और औजारों द्वारा मिलती है। प्रायः इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्ववेत्ता भी आगे बताया जाएगा कौन होते हैं ये, जमीन के अंदर से खोद करके प्राप्त करते हैं। ओके। तो यह वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। अब देखिए, पुरातत्व क्या होता है और पुरातत्ववेत्ता क्या है। पुरातत्व वो है कि प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों और इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन। जो ये सारी चीज़ें हैं, इनके अवशेषों का अध्ययन हमको पुरातत्व जो है कहा जाता है। और इन अवशेषों का जो अध्ययन करने वाले होते हैं उनको पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। अवशेष जो पाए गए हैं उनको पुरातत्व कहा जाता है और उन अवशेषों के अध्ययन करने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। तो अब देखिए, पुरातत्ववेत्ता सावधानी से जमीन की देख रेख और समझ के आधार पर खुदाई करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं। खुदाई से प्राप्त छोटी वस्तुएं से वे लिखित दस्तावेज तैयार करते हैं। इन्हीं वस्तुओं के आधार पर हमें अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना। पुरातत्ववेत्ता जमीन से खोद कर वस्तुओं को निकालते हैं और उनके आधार पर हमें अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। आगे ये है कि मानव ने जब लिखना शुरू किया तो उस समय कागज़ का तो ज्ञान था नहीं उसे। ठीक है। तो अपने लेखों को वो किन तरीक़ों से लिखता था? तो ये हमारे तरीके हैं, इन तरीक़ों से पहले लिखा जाता था। जैसे ताड़पत्र। ताड़पत्र क्या होता है? ये ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते होते हैं जिन पर प्राचीन मानव लिखा करता था। ताड़पत्र को आप आसानी से, ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते हो गया। उसके बाद भोजपत्र। भोजपत्र क्या है? भोजपत्र भूर्ज नामक पेड़ की छाल होती है, उस पर ये लिखा करते थे। उसके बाद ताम्रपत्र है। ताम्रपत्र में क्या है? तांबे के पतले और चपटे टुकड़े, इन पर ये लिखावट करते थे, तो उसको ताम्रपत्र कहा गया।
स्तंभ लेख, स्तंभ का मतलब आप जानते हैं, स्तंभ का मतलब होता है खंभा। तो पत्थर के खंभों पर लिखे गए जो लेख पत्र हैं उनको स्तंभ लेख कहा गया है। और आगे है शिलालेख। शिलालेख क्या है? पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख। पत्थर की चट्टानों पर जो लेख लिखे गए हैं उनको शिलालेख कहा गया है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है कि, और ये भी देखिए, आधुनिक इतिहास के विषय में हमें जानकारी तत्कालीन लेखों से ही प्राप्त होती है। आधुनिक इतिहास के बारे में जानकारी, इन जो लेख हैं इन लेखों से ही हमें आधुनिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि लेखों से हमें आधुनिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कोई प्रश्न आ सकता है कि हमें आधुनिक इतिहास की जानकारी किससे प्राप्त होती है? पुरातत्वों से, लेखों से, या फिर पाषाण की वस्तुओं से? तो उन सब चीज़ों से नहीं, जो लेख है उनसे आधुनिक इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होगी। आगे देखते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत और ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत, मतलब जो चीज़ें लिख के गए हैं लोग, उससे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास के जानने के स्रोत इस प्रकार हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला तो है आपका पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में पहला पॉइंट है अभिलेख। अब अभिलेख क्या होता है? अभिलेख क्या होता है कि अभिलेख पत्थर और धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते थे। हाँ, किसी पत्थर पर जो है या धातु पर, जैसे कोई भी कठोर सतह है उस पर उत्कीर्ण किए गए जो लेख है, उस पर जो लेख लिखे जाते थे उसको अभिलेख कहा जाता था। अभिलेखों से उस समय के राजा का नाम, अभिलेखों से देखो क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं ये भी याद रखना। अभिलेखों से उस समय के राजा का नाम, उसकी नीति कानून, शासनकाल, लिपि, भाषा। भाषा और लिपि क्यों? क्योंकि वो चीज़ें लिखी होती थी, तो उससे उसकी लिपि और भाषा का भी पता चलता था। साम्राज्य विस्तार भी उस पर बता दिया जाता था, सभ्यता और संस्कृति, लोग किस तरह से रहते थे, इन सब चीज़ों के विषय में अभिलेखों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए, ये जो अभिलेख आपको फिगर में दिख रहा है, ये अभिलेख किसका है? ये अभिलेख जो है अशोक के रुम्मीनदेही अभिलेख का अंश है। अशोक का रुम्मीनदेही अभिलेख है, उसका ये अंश है। और इसमें क्या है, ये लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुई। ये आप लोग याद रखिएगा, आपके बुक में दिया हुआ है ये जानकारी। तो इस पत्थर के अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी के उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। और यह अभिलेख जो है, ये रुम्मीनदेही अभिलेख जो है, यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ओके, तो ये जो अभिलेख आप देख रहे हैं ये आपका रुम्मीनदेही अभिलेख है, ये अशोक का है, लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ है, ब्राह्मी लिपि में लिखा है। और इसमें लिखा है कि अशोक ने घोषणा की लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। ओके, अब देखिए अभिलेख तो हो गया। अब अगला पॉइंट क्या है जो आपका, अब देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये हम लोग पढ़ रहे थे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख पढ़ें। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे सिक्के और मुहरें। सिक्के और मुहरें कैसे? सिक्कों से क्या क्या पता चलता है? सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, और ये देखिए सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम और उसका समय पता चल रहा है। और सिक्कों की बनावट से उस समय की कला का पता चलता है, क्योंकि किस तरीके से बनाए जा रहे हैं उससे जो है उस समय की क्या कलाएं विकसित थी उसका पता चलता है। और सिक्के की धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। जितना जो है संपन्न राज्य होगा उतने अच्छे धातु का वो प्रयोग करेगा। ओके, अब आप लोग ये वाला सिक्का देखिए। ये सिक्के के बारे में अभी नीचे जानकारी दी जा रही है कि ये सिक्का क्या है। ये सिक्का जो है, उपयुक्त सिक्का पर गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है। तो इससे हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार सिक्के इतिहास लेखन में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मतलब अब इस चीज़ से लोगों ने अनुमान लगाया है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया गया है उस समय के सिक्कों को देख करके। ओके, तो आगे ये देखिए, ये एक जो है बैल है जो कि हड़प्पा कालीन मोहर है। तो सिक्के और मोहर की बात की थी तो ये एक मोहर था। तो इसमें क्या था कि ये जो है ये हड़प्पा कालीन मोहरें जो है ये मेसोपोटामिया से प्राप्त की गई हैं। जिससे हम क्या पता कर सकते हैं, इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से भी होता था। ठीक है ना, हड़प्पा वाले मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे, क्योंकि ये हड़प्पा कालीन सिक्के हैं जो कि
मेसोपोटामिया में भी प्राप्त हुए हैं। अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, अभिलेख पढ़ लिए, सिक्के और मोहरे पढ़ लिए। अब देखेंगे हम पुरास्थल। पुरास्थल क्या होता है? पुरास्थल वो हो गए, पुरास्थल वो स्थान है जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। पुरास्थल, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे पुरास्थल वो होते हैं जहाँ पे लोग पहले रहते थे, तो वहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्रायः पुरास्थल जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील व समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको आसानी से पीने के लिए पानी उपलब्ध हो जाता है, इसलिए पुरास्थल अधिकतर जो है जल स्रोतों के किनारे पाए जाते हैं। अब देखिए एक पुरास्थल के बारे में यहाँ पे जानकारी आपके बुक में दिया गया है, तो वो धौलावीरा है। तो धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल कहाँ पे है? ये धौलावीरा गुजरात में है, ठीक है ना। यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना और जल निकास प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो आपको ये बस याद रखना है, धौलावीरा गुजरात में है, जो आपकी पुस्तक में यहाँ पे दिया हुआ है। हड़प्पा कालीन अगले वाले चैप्टर में है, उसमें जो है इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। स्तूप, ठीक है। अब अगला जो आपका पुरातात्विक स्रोत है वो है स्तूप। तो स्तूप क्या है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला होता है। ये आपकी पुस्तक में लिखा है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। प्रायः सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे कि दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई सामग्री या पत्थर अथवा सिक्के रखे होते थे। मतलब ये जो स्तूप है ये मुख्यतः जो है बौद्ध धर्म के लोग बनवाया करते थे, जिसमें महात्मा बुद्ध से संबंधित या उनके अनुयायियों से संबंधित चीज़ों को अंदर रखा जाता था। तो आपकी पुस्तक में एक स्तूप के बारे में बताया गया है, वो है सारनाथ स्तूप। आप लोगों को पता होगा सारनाथ स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इससे जो है धम्म स्तूप भी कहा जाता है। इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। और आप लोग ये भी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में ही अपना उपदेश दिया था, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिए पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हमने पढ़े अभिलेख, सिक्के और मुहरे, पुरास्थल और स्तूप। तो इन सब चीज़ों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि इस लेसन का चैप्टर का नाम ही है इतिहास। इतिहास के स्रोत, तो कैसे कैसे इतिहास जानने के स्रोत हो सकते हैं वो सब आपको इसमें जानना जरूरी है। तो अब अगला आपका है साहित्यिक स्रोत। अभी तक हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत पढ़ा, जिसमें चीज़ों को खोद करके निकाला गया वो सब, या फिर जो चीज़ें इमारतें पाई गई, अवशेष पाए गए, वो सब थे। अब आए साहित्यिक स्रोत। ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़ी तथा लकड़े के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हम लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब के अलावा जो है, क्योंकि बाद में जो है चीज़ें लिखी जाने लगी, तो उसके बारे में देखिए कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिनको आपकी पुस्तक में दिया गया है। तो पहला तो है आपका धार्मिक साहित्य। साहित्यिक स्रोत में, आपके इतिहास के साहित्यिक स्रोत में पहला है धार्मिक साहित्य। इसमें दिया है वेद। वेद का कोई लेखक का नाम नहीं है, तो वेद किसके संबंध में था? वेद आर्यों के संबंध में था। दूसरा है रामायण और महाभारत। रामायण को लिखा है वाल्मीकि ने, और महाभारत को लिखा है वेदव्यास ने। महाकाव्य कालीन समाज के विषय में इससे जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। रामायण और महाभारत से महाकाव्य कालीन समाज के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद आपका जैन एवं बौद्ध साहित्य और जातक कथाएं आती हैं। तो इनसे कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? इनसे प्राप्त होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति। ओके। उसके बाद आपका धर्मेत्तर साहित्य। अभी धार्मिक साहित्य में आपके वेद, रामायण और महाभारत, जैन और बौद्ध साहित्य और जातक कथाएं थीं। इसके अलावा धर्मेत्तर साहित्य में आपका अर्थशास्त्र, आपको सबको पता है किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है, चाणक्य ने। और मौर्यकालीन समाज की, इसमें जो है देखिए ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो है दरबार में थे, तो मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में अर्थशास्त्र से पता चलता है। उसके अलावा आपका है राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखी है, आप सबको पता है। इससे कश्मीर के ग्रामीण 12वीं शताब्दी के इतिहास के विषय में
जानकारी प्राप्त होती है। अब आगे देखेंगे हम लोग, ये आपके साहित्यिक स्रोत में आगे ये भी है कि विदेशी यात्री भी हमारे देश की यात्रा किए थे, तो उनके बारे में भी है कि उन्होंने भी पुस्तकें लिखी थी, तो उससे भी जानकारी प्राप्त होती है इतिहास की। तो इंडिका जो है मेगास्थनीज की पुस्तक है, ठीक है ना। मेगास्थनीज जो है एक यूनानी राजदूत था, उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, और ये चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज की झलक इस पुस्तक में मिलती है, क्योंकि ये मौर्य मौर्य काल में जो है भारत आया था। और एक यात्रा विवरण किसने लिखी है? फाहियान। तो फाहियान जो है एक चीनी यात्री था, और ये गुप्त काल से संबंधित है, यानी कि गुप्त काल में ये भारत आया था फाहियान। फाहियान के अलावा एक और चीनी यात्री था जो कि स्वानसांग, या फिर इसको वेनसांग भी कहते हैं। तो ये वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण देता है, क्योंकि ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। तो आप लोग इन तीनों का याद रखिएगा कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज में आया था, फाहियान जो चीनी यात्री था वो गुप्त काल से संबंधित है, और आपका वेनसांग हर्षवर्धन, ठीक है। वेनसांग हर्षवर्धन दोनों हाथ से है, तो आप याद रख सकते हैं, फाहियान गुप्त काल और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। इसको आप कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। अगला आपका जो है, अब इसमें कुछ जानकारियाँ दी गई थी जो कि आपको बताना है कि इसमें इतिहासकार क्या होते हैं। तो इतिहासकार जो है अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर, मतलब पुराने समय से जो तथ्य और साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर बीते समय की जानकारी कौन देता है? तो ये देते हैं हमारे इतिहासकार, ठीक है। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नाप तौल, लेन देन, ये सारी चीज़ें के आधार पर आर्थिक स्थिति बताते हैं कि उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी। कृषि, पशुपालन ये सब आर्थिक स्थिति में ही आ जाएंगे। उसके अलावा घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्यौहार, मेले, अब ये सब सामाजिक स्थिति हैं, तो इसलिए इनके आधार पर इतिहासकार सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हैं। अब देखिए, जब जहाँ पे राजा प्रजा आ जाएगा वहाँ तो राजनीतिक हो जाएगी, तो राजा प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा, सैन्य व्यवस्था इत्यादि के आधार पर इतिहासकार राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। इनके अलावा क्या और चीज़ बचती है? तो कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान, मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ, ये सब आपका धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। तो इन सब चीज़ों के आधार पर इतिहासकार आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और धार्मिक स्थिति का वर्णन कर देते हैं कि उस समय में किस तरह की चीज़ें थीं। अब यहाँ पे एक पुस्तक में आपके मिलती है कि एक चित्र मिलता है, इसमें यह है कि कौन पहले और कौन बाद में। इसका मतलब क्या है? जब पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई करते हैं तो वो कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन बाद के। इसमें आपको सिंपल ये जान लेना है कि जैसे कि ये स्तर 1, 2, 3, 4 हैं, ये टीले के अनुसार, जैसे कि पहले आपके आसपास जो है अगर कूड़ा इकट्ठा होता रहता है तो वो धीरे 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 ऊपर बढ़ जाता है, तो सबसे पुराना कूड़ा तो आपका सबसे नीचे रहेगा। तो इसीलिए जो है, अब इसमें जो 1, 2, 3, 4 है, इसमें सबसे पुराना जो है काल का अगर कोई सामान मिलेगा तो वो सबसे नीचे स्तर पे रहेगा, यानी कि वो 4 नंबर पे रहेगा, और सबसे नया जो होगा वो तीसरे स्तर पे होगा। ये जैसे कि फ़ोटो में दिया है कि 2 और 3 को देखिए और कौन सा ज़्यादा पुराना है, तो जो ज़्यादा नीचे होगा वही जो है ज़्यादा पुराना होगा, ठीक है ना। तो 3 नंबर इसमें ज़्यादा पुराना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे भी दिया है कि किसी भी पुरास्थल में बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं। कई बस्तियों के अवशेष, मतलब कि हो सकता है कि एक बस्ती रही हो, उसके बाद वो बहुत पुराने समय तक रह गई हो, उसके ऊपर फिर मिट्टी जम गई हो पूरा जो है अपरदन की वजह से, उसके ऊपर सब लोगों ने और बनाया हो, फिर वो भी जो है सभ्यता नष्ट हो गई हो। तो इसीलिए किसी भी एक पुरा स्थल पर कई बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं। और जब किसी टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे बताया गया 4 नंबर जो था सबसे नीचे है, तो वो सबसे पुराना होगा, और जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे नया होगा, ठीक है ना। बस इतना जानना है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। अब देखिए इतिहास में तिथियाँ कैसे निर्धारित करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस की ही हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसमें से कुछ अलग मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। इतिहास में तिथियां आप ईसा पूर्व देखते हो और ईस्वी देखते हो। तो ईसा पूर्व का तात्पर्य क्या है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है वो
आपका ईसा पूर्व बोलते हैं, और इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इसको बीसी बोलते हैं। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले, तो बीसी हो गया। उसके बाद ईस्वी का तात्पर्य क्या है? ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। इसको अंग्रेजी में एडी बोलते हैं। इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है ना। एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, और ईस्वी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। क्यों? एडी का मतलब है, एडी का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, मतलब जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ उसको एडी बोला जा रहा है। अर्थात ईसा मसीह के जन्म की बाद की तिथियों में हम ईस्वी या एडी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसको जीरो माना गया, उसके बाद से 1 2 3 4 आगे बढ़ाया गया, और आज हम लोग 2021 में हैं। ओके, अब इसमें कुछ पॉइंट्स और दिए गए हैं आपके पुस्तक में, जिसको आप जान लीजिए। कि जैसे कि ये बताया गया है कि महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ओके, उसके बाद लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ओके ओके, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इसको भी याद रखिएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम, ये नाम जरूर याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता है, ठीक है ना। और उसके बाद संग्रहालय, ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने का स्थान। संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, आप लोगों ने सुना होगा, म्यूजियम नाम से जानते होंगे। वहाँ पे पुरानी वस्तुएं जो है रखी रहती हैं सुरक्षित तरीके से। और धर्मेत्तर साहित्य तभी आया था ना, धार्मिक साहित्य, धर्मेत्तर साहित्य। उसके बाद विदेशी यात्रियों का वर्णन का किस में आया था? ये आया था हमारे साहित्यिक स्रोतों में, ठीक है ना। इतिहास जानने के दो स्रोत हैं जो बताए गए हैं, एक तो है आपका पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा है आपका साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में आपका धर्मेत्तर साहित्य आया था। धर्मेत्तर साहित्य मतलब धार्मिक साहित्य से भिन्न साहित्यिक ग्रंथ, मतलब धार्मिक साहित्य जो नहीं है उनसे अलग। जैसे कि कौटिल्य का था और कल्लड़ का था। कौटिल्य का क्या था? कौटिल्य का था अर्थशास्त्र, और कल्लड़ का राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किस जो है राज्य के लिए लिखा गया, उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये हमारा जो है पहला चैप्टर था, इतिहास जानने के स्रोत। पहला पॉइंट था हमारे सिलेबस का। इसके आगे के वीडियो हम डेली इस तरह से डालते रहेंगे। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आपके और भी दोस्त तैयारी कर रहे हो आपका जूनियर हाई स्कूल का, तो उनके पास ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।